today's chapter, we are going to discuss the valuation of long-term securities, how bond valuation is going to be done, how preferred and common stock can be valued, and what is rate of return or yield. What is value? The liquidation value represents the amount of money that could be realized if an asset or group of assets is sold separately from its operating organization. And the second is the going concern value that represents the amount of firm would be sold for as a continuing operating business. कहने का मकसद यह है लिक्विडेशन वैल्यू से मुराद ये है कि आप जब भी किसी एसेट को ऑर्गेनाइजेशन से अलग मार्केट में बेचेंगे तो उससे कितनी आप अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रियलाइज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उसको हम लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं। गोइंग कंसर्न वैल्यू से मुराद है कि अगर आप उस तमाम बिजनेस को एज अ होल एज ऑपरेटिंग बिजनेस सेल करें तो उससे आप कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, उसको हम गोइंग कंसर्न वैल्यू कहते हैं। वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एन एसेट, द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट या उसका उस एसेट की कास्ट माइनस इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जब हम करेंगे तो उसको हमें बुक वैल्यू मिलेगी किसी भी एसेट की। अगर हम एक फर्म की करेंगे तो फर्म की वैल्यू जो है बुक वैल्यू इस तरीके से असेस की जा सकती है कि आप टोटल एसेट्स को माइनस करते हो उसकी लायबिलिटीज में से और प्रेफर्ड स्टॉक इज लिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट कि आप टोटल एसेट को माइनस करते हो लायबिलिटीज और प्रेफर्ड स्टॉक में से तो आपको एक उस फर्म की जो है बुक वैल्यू मिल जाती है। सिंपल लफ्ज़ों में ये मुराद है कि एक एसेट की बुक वैल्यू हम उसकी टोटल अकाउंटिंग वैल्यू से जज कर सकते हैं और फर्म की जो है जज वैल्यू बुक वैल्यू जज करने के लिए आप उसको टोटल एसेट्स को उसकी लायबिलिटीज और कॉमन स्टॉक में से माइनस कर दें तो आपके पास उस फर्म की बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ एन एसेट जिस पे वो बेचा जाता है। अब मार्केट वैल्यू के बाद आपको एक कंसेप्ट और मज़ीद समझने की ज़रूरत है, वो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से मुराद है कोई ऐसी बॉन्ड, सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज़ जिस वैल्यू पे है, जिसकी उसकी एक्चुअल वर्थ है, जो उसकी ऑट टू हैव द वैल्यू है, जो उसके तमाम वैल्यूएशन फैक्टर्स जिसमें इन्वॉल्व है, उनकी बुनियाद पे जो चीज़ जिसकी वैल्यू की जाती है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो इसकी जब वो बन रही थी, जब वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी या वो चीज़ जब रियलाइज़ हो रही थी, उस वक़्त वो किन चीज़ों पे बेस करके बनी, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन को मैं जानने के लिए बॉन्ड क्या होता है, उस बॉन्ड को अपने समझना है। बॉन्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ इश्यूड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। अब बॉन्ड की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जिसमें पहली सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहते हैं। ये और इससे मुराद है कि वो वैल्यू जितने का वो बॉन्ड है। अगर 1000 का है, 700 का है, 200 का है, 1500 का है, 700, 500 का है, जितनी का भी है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। बॉन्ड का कूपन रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको एनुअल पेमेंट की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में मिलेगा, वो बॉन्ड का कूपन रेट कहलाता है। डिस्काउंट रेट क्या है? इसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिस्क ऑफ द बॉन्ड एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम फॉर रिस्क। ये आपको बेसिकली जो भी बॉन्ड होता है, उस पे जो आपको रिस्क प्रीमियम मिलता है, उसको डिस्काउंट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट उससे हम बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आएँ तो सबसे पहली जो टाइप है वो परपेचुअल बॉन्ड की। परपेचुअल बॉन्ड से मुराद है कि ऐसा बॉन्ड जो कभी मैच्योर नहीं होता बल्कि उसकी जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है। आपको उसकी जो वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, उसका आपको जो जो डिविडेंड मिलता है वो कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए मिलता रहता है। अगर हम उसको फार्मूला के थ्रू आप जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, प्रेज़ेंट वैल्यू एंड ट्रस्ट फैक्टर के थ्रू आप अगर करने की कोशिश करें या प्रेज़ेंट वैल्यू फार्मूला के थ्रू करने की कोशिश करें तो आप उसकी इन जो आपकी ओवरऑल जितनी भी उसकी आपकी उसकी वैल्यू है, उसको आप उसकी जो डिस्काउंट रेट पे डिवाइड करेंगे, जितने सालों का मिलता है आपको, जब उसको आप जमा करेंगे तो आपको उसकी टोटल वर्थ उस बॉन्ड की पता चल सकेगी। यहाँ पे परपेचुअल बॉन्ड की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि फ़र्ज़ किया आप एक $1000 के बॉन्ड लेते हैं जिसकी फेस वैल्यू है और 8% उस पे एनुअल कूपन रेट मिलता है आपको और उसका जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। उसकी परपेचुअल बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी तो उसकी वैल्यू को आप जज करने के लिए फ़ॉर्मूले में डालेंगे जो रिड्यूस्ड फॉर्म थी तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल आपकी जो वैल्यू है वो $800 की वर्थ के बराबर है।
देन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसकी एक फाइनाइट लाइफ पीरियड होती है, वो आपको फाइनाइट टाइम पीरियड के लिए आपको पेमेंट जो है वो उसमें मिलती है। उसको आप इस फ़ॉर्मूले से जब जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें कर सकते हैं। अगर इसके हम एग्ज़ाम्पल देखें, $1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड है, जो आपको 8% एनुअल कूपन रेट देता है फॉर 30 ईयर्स और द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज़ 10%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा फ़ॉर्मूला में पुट करके कि $811 उसकी कूपन बॉन्ड वैल्यू है। टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जिस पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन वो it can be it can be sold at a deep discount from its face value। ये आपको बेसिकली जो आप डिस्काउंट पे आप बेचते हैं वो आपको एक कंपनसेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा फिर उनको क्या फ़ायदा है इसमें, तो लिहाजा वो फ़ायदा ये है कि उनको उसकी जो एक्चुअल फेस वैल्यू होती है उससे वो कम पे बिक जाते हैं। आपको लिहाजा जो फ़ायदा है वो आपको फेस वैल्यू की डिस्काउंटिंग में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड है 30 ईयर लाइफ पीरियड के लिए, तो जब आप उसको बेचेंगे तो उस वक़्त उसकी जो वर्थ होगी वो से $57 के बराबर होगी। आज अगर आप वो डॉलर लेंगे तो उसको आप जो कॉस्ट मिलेगी, आपको जो बेनिफिट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपका जो खर्चा होगा वो $57 बराबर का होगा और वो ईज़िली 30 सालों बाद $1000 के बराबर बिक जाएगा, आपको उतना उससे रिटर्न मिलेगा। मीन्स अगर आपने आज ज़ीरो कूपन बॉन्ड खरीदना है तो आपको $57 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 30 सालों बाद आपको वो $1000 जो है पे बैक करेगा। अब हमने जब बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करते हैं तो हमने पीछे पढ़ लिया इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, फिर इसी तरह हमने वहाँ पे देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग में हम देखा सेमी एनुअल था, क्वार्टर था, मंथली था, वीकली था, डेली था। तो अब भी आपका कंपाउंडिंग यहाँ पे वही कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि अगर आप जो है वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली करेंगे तो फिर आपके जो बॉन्ड्स हैं, वो आपको इंटरेस्ट जो है वो इस हिसाब से देंगे जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू है। हम सिर्फ़ इसको इतना ही समझ सकते हैं यहाँ पे कि आप सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होगा कि आप जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको पीरियड से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको मिलेगा। वही सारे फ़ॉर्मूला सिर्फ़ अब उन पीछे हमने एनुअल कंपाउंडिंग की थी, अब हम उनको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करेंगे नॉन ज़ीरो बॉन्ड में, ज़ीरो बॉन्ड कूपन बॉन्ड में। हम उनकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करेंगे तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। आपके फेस वैल्यू को भी, मार्केट वैल्यू को भी और जो डिस्काउंट रेट आपको मिल रहा है, कूपन रेट जो मिल रहा है उसको भी हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे कि तो हमें सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मिल जाएगी। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेफर्ड स्टॉक? इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक दैट promises a fixed dividend but it is at the discretion of board of directors। जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसकी बिना उसकी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड वैल्यू मिलती है, उसको हम प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। ठीक है? प्रेफर्ड स्टॉक में जो इसका एडवांटेज होता है वो ये है कि इट हैज़ द प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक और आपकी जो इसकी जो डिविडेंड्स हैं उसकी पेमेंट में आप क्लेम कर सकते हैं और इस मोर ओवर आप उसके जो भी वो जिसने भी वो स्टॉक जो है वो आप मार्केट में फ्लोट किया है, तो उसके एसेट्स को आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर वो आपके डिविडेंड पे करने में अनेबल है। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन आप ऐसे कर सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में। हम अगर हम देखें तो फार्मूला ये है कि आप डिविडेंड्स को आप टोटल जो आपका वो है उस पे डिस्काउंट रेट वैल्यू पे आप डिवाइड कर देंगे। अदरवाइज आप हर ईयर के लिए आपको जितने डिविडेंड्स हैं उन डिविडेंड्स को आप जो है डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपको जो है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन की। आपकी एग्जांपल की हुई है। आपके पास एक प्रेफर्ड स्टॉक है जिसकी 8% जिस पे आपको मिलता है और पार वैल्यू जो है उसकी वो $100 की है। अब जो एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है वो 10% है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक? तो उसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो फार्मूला में पुट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो ये मिलेगी कि आप $80 जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो उससे आपको जो है वो $100 जो है पार वैल्यू मिलेगी।
Now, what is common stock valuation? Common stock represents a residual ownership position in the corporation. ये इसमें एडवांटेजेस क्या हैं कि इस प्रो रेटा शेयर ऑफ द फ्यूचर अर्निंग आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म एंड सेकंडली डिविडेंड में भी पेड आउट ऑफ द प्रो रेटा शेयर ऑफ अर्निंग कि अब आपकी ये रेजिडुअल ओनरशिप ऑफ पोजीशन में रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ से आपको जो है कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा उसमें आपको फ्यूचर डिविडेंड्स मिलेंगे और दूसरा फ्यूचर सेल्स ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स में भी आपको बेनिफिट हो सकता है। हम वैल्यूएशन करें उसकी वैल्यूएशन को जानने के लिए हम बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को अगर हम डालें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आपको यहाँ पे कैश डिविडेंड को आप डिवाइड करेंगे जिस हिसाब से आपको इक्विटी इन्वेस्टर्स की मिल रही है क्या एक्सपेक्टेड इक्विटी क्योंकि हम फ्यूचर में आपको डिविडेंड्स मिलेंगे तो लिहाजा हम यहाँ पे आपकी जो इक्विटी है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी वेयर एज कॉमन स्टॉक में जो इक्विटी थी वो आपकी एक्चुअल थी। थर्ड थिंग एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इसमें हम क्या करते हैं कि आप किसी भी फ्यूचर स्टॉक की वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद उसकी प्राइस को एडजस्ट करने के बाद जो है आप वैल्यूएशन करते हैं। आप जब फाइनल टाइम पीरियड में होंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है उसको आप एडजस्ट करेंगे डिविडेंड के साथ तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो आप उस स्टॉक को सोल्ड करेंगे तो उस पे आपको जो है उसको हम एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के तौर पे जान Now, the thing how we are going to calculate the rate of returns लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है उसके स्टेप्स ये हैं कि यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज सेकेंडली यू हैव टू रिप्लेस द इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम वी से डिनोट करेंगे विद द मार्केट प्राइस एंड सॉल्व द मार्केट रिक्वायर्ड rate of return that equates the discounted cash flows to the market price। अब बॉन्ड प्राइस या यील्ड रिलेशनशिप को देखने के लिए आपको समझना है कि व्हाट इज डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड से मुराद है द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट विल एक्सीड द कूपन रेट। अगर आपका पार वैल्यू जो ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू होगी। प्रीमियम बॉन्ड से क्या मुराद है द कूपन रेट एक्सीड द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि आपकी जो मार्केट वैल्यू हो पार वैल्यू से ग्रेटर होगी। ये पार बॉन्ड पे हो कि आपका मार्केट वैल्यू और कूपन रेट दोनों जो हैं इक्वल हों तो आपकी रिलेशनशिप इस तरीके से डिटरमाइन हो सकती है। देखेंगे तो इसमें आपको जो चीज़ डायग्राम में नज़र आ रही है आपका कि कूपन रेट और बॉन्ड प्राइस जो है दोनों जिस पॉइंट पे इक्वेट करेंगे अगर 10 जहाँ पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कूपन रेट 10 है जहाँ पे वैल्यू जो है वो 1000 पार वैल्यू पे जो है वो यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस इक्वल हैं। इससे आप लेफ्ट साइड पे जाएँगे तो यहाँ पे आपका जो आपका जो पार वैल्यू ग्रेटर देन होगी बॉन्ड वैल्यूएशन से और सॉरी बॉन्ड प्राइस जो है वो आपकी पार वैल्यू आपकी कूपन रेट से ज़्यादा होगी। अगर आप उसकी राइट साइड पे जाएँगे तो आपका जो कूपन रेट है वो ज़्यादा होगा, बॉन्ड प्राइस जो है वो आपकी कम होगी। इनको वन बाय वन करके देखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेज़ अब इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेज़ देन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइजेज़ एंड बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल। अब आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है इंक्रीज़ हो गया है, तो अब आपकी जो पार वैल्यू है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। अब आपका कूपन रेट 10 से 12 पे चला गया है तो आपकी पार वैल्यू 10,000 से फॉल होके नीचे आ जाएगी। अब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देन अगर जब ये जो रेट्स जो राइज़ होंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो फॉल हो जाएगी $1000 से नीचे आ जाएगी। सेकंड सिनेरियो व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स then the market required rates of the return will fall and bond price will rise। इस फिनोमेना को देखने के लिए हम डायग्राम अब यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले इंक्रीज होता फॉल हुआ है कूपन रेट जो है वो फॉल हो गया है। जब वो फॉल होकर 10 से 8% पे आए तो आपकी अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या होगा? वो एंड रिजल्ट ये होगा कि आपका जो पार वैल्यू होगी वो 1000 से इंक्रीज कर जाएगी। उस बॉन्ड पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे आपको इस डायग्राम पे नज़र आ रहा है कि जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रही है कि 5 ईयर कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड की उसकी जो वैल्यूएशन है उस पे इम्पैक्ट वो कम पड़ेगा। जो रेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि लॉन्गर मैच्योरिटी है आपकी 15 ईयर
उस पे जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसका इम्पैक्ट जो है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। द रोल ऑफ कूपन रेट का जो रोल है उसको जज करने का हमने देखना है कि फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विल चेंज बाय प्रोपोर्शनलिटी मोर द लोअर द कूपन रेट। कि आपका जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट को अगर हमने उसकी चेंज को देखना है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड चेंज होगी अगर जो है कूपन रेट जो है वो लोअर होगा, उस तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो ज़्यादा